हेलो, मैं पंकज सिंह केमिस्ट्री क्लासेज छपरा से। मैं आप लोगों को 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने और समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जानना होगा, तभी जाकर हम लोग 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट के संदर्भ में हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अर्थात वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करीब आज से 200 साल पहले प्रारंभ हुआ, जिसमें जितने भी उस समय यौगिक रहे, जितने भी उस समय कंपाउंड्स रहे, आज से करीब 200 साल पहले जितने भी कंपाउंड्स ज्ञात रहे, उन सभी कंपाउंड्स को, उन सभी यौगिकों को उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई किया गया। वे सभी यौगिक जिनको प्लांट्स एंड एनिमल अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया गया, उन्हें क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई किया गया। क्योंकि ग्रीक भाषा में लैटिन भाषा में ऑर्गेनिक का तात्पर्य लिविंग होता है। ऑर्गेनिक का तात्पर्य लिविंग होने के कारण वे सभी कंपाउंड जिनको प्लांट एंड एनिमल से अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया गया, उन्हें क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। जैसे अगर हम लोग देखें तो प्राप्त किया गया सुक्रोज को प्राप्त किया गया शुगर केन से, गन्ने से प्राप्त किया गया शुगर केन से प्राप्त किया गया, शुगर केन से प्राप्त किया गया। एसिटिक एसिड को प्राप्त किया गया विनेगर से प्राप्त किया गया, फॉर्मिक एसिड को प्राप्त किया गया रेड एंट से प्राप्त किया गया, साइट्रिक एसिड को प्राप्त किया गया साइट्रस फ्रूट्स से प्राप्त किया गया, यूरिया को यूरिन से प्राप्त किया गया। इस प्रकार से ये जितने भी यौगिक रहे, जितने भी कंपाउंड्स रहे, इन सभी कंपाउंड्स को प्राप्त किया गया लिविंग ओरिजिन से, लिविंग सब्सटेंस से अर्थात प्लांट एंड एनिमल से। इसलिए ये सभी कंपाउंड किस रूप में क्लासिफाई किए गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में क्लासिफाई किए गए और इन सभी यौगिकों का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता रहा। क्योंकि हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक का तात्पर्य क्या होता है? लिविंग होता है। तो दूसरी तरफ वे सभी कंपाउंड जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग रहा, अर्थात हम मिनरल्स भी देखते हैं, मिनरल्स रहा, उन सभी यौगिकों को क्लासिफाई किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में क्लासिफाई किया गया। जैसे अगर हम लोग देखें तो CO2 को प्राप्त किया गया किससे? कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से प्राप्त किया गया। CO3 को प्राप्त किया गया यानी कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त किया गया रॉक से, चट्टानों से प्राप्त किया गया। सोडियम क्लोराइड को NaCl को प्राप्त किया गया, वाटर से प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड इत्यादि इन सभी यौगिकों का ओरिजिन नॉन लिविंग सब्सटेंस, मिनरल्स इत्यादि रहा। इसलिए इन सभी यौगिकों को क्लासिफाई किया गया इनऑर्गेनिक
कंपाउंड्स के रूप में और इन यौगिकों का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में स्पष्ट किया गया। ओके, तो ये रही आपके यौगिकों को उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में उनका क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन लंबे समय तक अपना चलता रहा। यह क्लासिफिकेशन स्पष्ट और तब हुआ, इस क्लासिफिकेशन को प्रसिद्धि तब मिली जब एक स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम रहा बर्जीलियस, इस क्लासिफिकेशन की प्रसिद्धि 1805 ईस्वी में ओके तब मिली, 1805 से 7 ईस्वी में तब मिली जब एक स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम रहा जे बर्जीलियस ने पाया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे, जे बर्जीलियस ने पाया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहे, ये कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते रहे। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते रहे। ओके, 1815 ईस्वी में जे बर्जीलियस ने यह पाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण प्लांट और एनिमल में एक विशेष शक्ति के प्रभाव में होता है, जिस शक्ति को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। ओके, लिविंग सब्सटेंस में यह फोर्स उपस्थित होने के कारण ही लिविंग सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करने में सक्षम रहा और इस कंसेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना गया, जिसे जे बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ओके, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवन शक्ति सिद्धांत। ओके, जीवन शक्ति सिद्धांत या जैव शक्ति सिद्धांत। तो पुनः हम लोग अगर देखें तो बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ पौधे और जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पौधे और जंतुओं में एक विशेष प्रकार की शक्ति की उपस्थिति होती है। वह शक्ति वाइटल फोर्स कहलाया और उस शक्ति के प्रभाव में ही पौधे तथा जंतु ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण संश्लेषण कर सकते रहे। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नॉन लिविंग मीडियम में बनाया जाना संभव नहीं रहा। बर्जीलियस का यह वाइटल फोर्स थ्योरी लंबे समय तक अनचैलेंज्ड रहा। बर्जीलियस का यह वाइटल फोर्स थ्योरी लंबे समय तक अनचैलेंज्ड रहा। सन 1828 ईस्वी की बात रही। एक केमिस्ट रहे जिनका नाम रहा फ्रेडरिक वोहलर्ड ने पाया, जो बर्जीलियस के ही शिष्य रहे। ओके, इन्होंने प्रयोगशाला में पाया कि जब अमोनियम साइनेट को वोहलर ने पाया कि जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, तब NH2CONH2 अर्थात यूरिया का निर्माण होता है। चूंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, इसलिए यूरिया को लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाना संभव वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार नहीं रहा, परंतु वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके अचानक कर डाला और इस प्रकार से यूरिया प्रथम संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा। यूरिया को प्रारंभ में 1773 ईस्वी में ROULLE रॉले ने ह्यूमन यूरिन से प्राप्त किया था। अतः जो फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया, यह पूर्णतः प्रथम संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा और यह वाइटल फोर्स थ्योरी के अपोजिट रहा, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार यूरिया को अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नॉन लिविंग मीडियम में संश्लेषित किया जाना संभव न रहा।
और यह संश्लेषण वोहलर के द्वारा एक्सीडेंटली हुआ, ये कोई मोटो नहीं था। वोहलर ने अमोनियम साइनेट को सिल्वर साइनेट AgCNO तथा अमोनियम क्लोराइड के अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया। जब सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया वोहलर ने कराई तब अमोनियम साइनेट तथा AgCl का निर्माण हुआ और अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया निर्माण हुआ। और इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि यूरिया प्रथम संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा। इस संश्लेषण ने वाइटल फोर्स थ्योरी को विवादित बना दिया, परंतु इस संश्लेषण से वाइटल फोर्स थ्योरी समाप्त नहीं हुआ। अगर हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट देखें तो हम पाते हैं कि अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, इसमें भी नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें भी ऑक्सीजन 1। इस तरीके से हम यह पाते हैं कि अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों का आणविक सूत्र सेम रहा और यह आणविक सूत्र CH4N2O रहा। इस प्रकार से हम पहले से जानते हैं कि वे विभिन्न यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं परंतु वो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं। ओके, हम हिंदी में इन्हें समावयवी कहते हैं और यह प्रदर्शित घटना आइसोमेरिज्म कहलाता है। ओके, यह प्रदर्शित घटना आइसोमेरिज्म कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग समावयवता के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में अमोनियम साइनेट और यूरिया के बीच में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया और इससे अमोनियम साइनेट का आइसोमर यूरिया प्राप्त हुआ जो प्रथम संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा। इसके पश्चात पुनः लंबे समय तक किसी अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं हुआ। सन 1845 ईस्वी की बात रही। सन 1845 ईस्वी में कॉल्बे एक साइंटिस्ट रहे। कॉल्बे साइंटिस्ट ने प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड का संश्लेषण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से सीधे डायरेक्ट एसिटिक एसिड का संश्लेषण कर डाला, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अगेंस्ट रहा। इसके पश्चात बर्थेलो बर्थेलो ने प्रयोगशाला में मीथेन CH4 का संश्लेषण कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा कर डाला। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तेजी से विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया जाने लगा। अनेक वैज्ञानिक, अनेक केमिस्ट विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में संश्लेषित करने लगे और इस प्रकार से सन 1850-60 के करीब में वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो गया और वाइटल फोर्स थ्योरी के समाप्त होते ही जो ऑर्गेनिक टर्म रहा, यह ऑर्गेनिक टर्म अपना मूल अर्थ खो दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहा गया था जिस कंपाउंड को लिविंग ओरिजिन से प्राप्त किया गया था, परंतु अब इसके पश्चात ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में तेजी से संश्लेषित किया जाने लगा, जिससे ऑर्गेनिक ने अपना
मूल अर्थ खो दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पुनः नए सिरे से परिभाषित करना आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया। अध्ययन द्वारा यह देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे उन सभी कंपाउंड्स में कार्बन की उपस्थिति अवश्य रही। अतः ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड्स के रूप में डिफाइन किया गया तथा कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया। एक और बात आप लोग जानते होंगे, लेवोजियर के बारे में आप लोग जानते होंगे। लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, LAVOISIER। लेवोजियर ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स को किससे प्राप्त किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल से, प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त किया गया, उन कंपाउंडों को यदि बर्न कराया जाता है, उन कंपाउंड्स को यदि बर्न कराया जाता है, कंब्यूशन कराया जाता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में अगर कंब्यूशन कराया जाता है तब CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। इसका मतलब कि वे यौगिक जिनको प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है, उन यौगिकों को यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में दहन कराया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। और इससे यह स्पष्ट हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रायः कार्बन तथा हाइड्रोजन अवश्य रहता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एक्चुअली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो पुनः हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करें तो हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वास्तव में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, जिसका अध्ययन कुछ अपवादों को छोड़कर जिनका अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कुछ धातु के कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ओके, उसके बाद साइनाइड होते हैं, साइनेट वगैरह होते हैं। ये कार्बन इनमें होते हुए भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड न होकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन और अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम वाइटल फोर्स थ्योरी और बोहलर के द्वारा प्रथम संश्लेषित ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का अध्ययन देखते हैं और पाते हैं। ओके, तो ये अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन रहा। फिर हम लोग अगले अपने लेक्चर में अगले हम लोग क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।